अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 12 दैट इज सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज एक्चुअली अ मिक्सचर, अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का वर्ड ये बता रहा है कि जो मिक्सचर होगा उसमें दोनों या तीनों जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो एक ही फेज में होंगे, या सॉलिड या लिक्विड या गैस फेज में होंगे। अब ये जो मिक्सचर है ये कौन सी चीज़ों का मिक्सचर होता है? तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सोल्यूट वो कंपोनेंट उस मिक्सचर में जो स्मॉलर अमाउंट में मौजूद है उस कंपोनेंट को हम कह रहे हैं सोल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में मौजूद है उसको हम कह रहे हैं सॉल्वेंट। याद रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एयर में सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट मौजूद है दैट इज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन विल बिहेव एज ए सॉल्वेंट। और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दे विल बिहेव लाइक अ सॉल्यूट। ठीक, अगर एक सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पर। तो जो सॉल्यूशन होता है वो सिंगल फेज मिक्सचर होता है, यानी या सॉलिड होगा या लिक्विड या गैस होगा। उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिजिकली मिक्स्ड होते हैं। फिजिकली मिक्स्ड का मतलब है कि उनका आपस में कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता, वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि वो सिर्फ अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंट मिक्सचर। ये जो मिक्सचर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें से लाइट इजीली पास हो सकती है। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के वो इतने छोटे होते हैं, इतना स्मॉलर साइज़ के होते हैं कि लाइट जो होगी वो बिल्कुल भी स्कैटर नहीं होगी, बिल्कुल आराम से पास हो जाती है। लेकिन अगर पार्टिकल से टकरा कर स्कैटर हो जाती तो उसे हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो इसमें कोई भी टिंडाल इफेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। अब जैसे ही आप सोल्यूट ऐड करते हो तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स का आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन होता है। सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है। जैसे ही आप सोल्यूट ऐड कर दोगे वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अब सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो 3 टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मौजूद होती हैं एक सोल्यूशन में, सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ठीक, उसके बाद ये है कि सॉल्यूशन का बनना, इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। एक सॉल्यूशन की प्रिपरेशन को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। और जब डिसोल्यूशन हो रही होती है तो दो तरह की एनर्जी चाहिए होती है, एक होती है लैटिस एनर्जी, दूसरी होती है सॉल्वेशन एनर्जी। आपने सोल्यूट ऐड किया, अब वो सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ तब इंटरैक्ट करेगा जब उसके अपने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो उसके अपने बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और फिर वो सोल्यूट जब सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा उस वक्त जो एनर्जी रिलीज करेगा उस एनर्जी रिलीज को हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, एक रिलीज्ड एनर्जी होती है। अब अगर लेटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी से ज़्यादा हो रही है तो फिर डिसोल्यूशन जो होगी वो एंडोथर्मिक होगी, और अगर लेटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी से कम है तो जो डिसोल्यूशन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखें। मिक्सचर अगर होमोजीनस है तो जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन कह रहे हैं, और हेट्रोजीनस मिक्सचर की एग्जांपल में कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन आ रहे हैं। तो इनको फिर फर्दर जो है कैटेगराइज किया गया है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इनके कैरेक्टर्स याद कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, कॉलॉइड्स ट्रांसल्यूसेंट होता है, इसमें से लाइट का कुछ ऐसा पास होगा कुछ ऐसा नहीं होगा। सस्पेंशन से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगी। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, यानी बहुत ही स्मॉलर साइज की वजह से ये नेकेड आई को बिल्कुल भी इनविजिबल होता है, हम नहीं देख सकते इसे। कॉलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है, इसलिए इनको देख सकते हैं लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप से। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो तो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, इजीली विजिबल होते हैं। सेटलिंग पर आए, सेटलिंग का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं क्या वो नज़र अगर आ भी रहे हैं तो क्या वो बॉटम में जा रहे हैं, मतलब अगर पार्टिकल्स इस तरीके से स्केटर हुए हैं तो कुछ देर तक हम इसको छोड़ दें तो क्या ये पार्टिकल्स बैठ जाएंगे यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से? तो पार्टिकल्स सॉल्यूशन के हैं तो बिल्कुल भी सेटल डाउन नहीं होंगे, लेकिन अगर कोलोइड्स के हैं तो वो सस्पेंशन के हैं तो वो बिल्कुल बैठ जाएंगे। लेकिन अगर कोलोइड्स की बात करें तो कोलोइड्स के पार्टिकल अगर उनको मतलब खुद ब खुद नहीं बॉटम में जमा होंगे, लेकिन हम कोगुलेशन के प्रोसेस के थ्रू उनको बॉटम में जमा कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के कंपोनेंट को सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कहा जाता है, और कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स को हम कंपोनेंट्स को हम डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज कहते हैं। और कॉलॉइड्स के लिए भी हम यही सेम मेथड्स, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन के लिए दोनों के लिए हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का वर्ड यूज़ करते हैं।
फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की ये वाली टेबल आप याद कर लें, ये लाजमी याद कीजिएगा। आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। देखें, अगर सोल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है तो ओवरऑल सॉल्यूशन भी गैसियस नेचर का होगा और उसकी एग्जांपल है एयर। तो ये पूरी टेबल याद कर लें। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं जिनके एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज मिसिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ टू लिक्विड्स टू मिक्स टुगेदर, यानी हर तरीके से हर प्रोपोर्शन में दो लिक्विड्स का आपस में मिक्स हो जाना, उसे हम मिसिबिलिटी कहते हैं। तो दो लिक्विड्स अगर हर प्रोपोर्शन में मिक्स हो गए तो उसे हम कहेंगे कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। जैसे मिथेनॉल वाटर में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन कुछ लिक्विड्स दो ऐसे होंगे जो कि आपस में कुछ हिस्सा उनका लिमिटेड एक्सटेंट तक वो आपस में डिजोल्व होंगे, लेकिन कुछ हिस्सा उनका डिजोल्व नहीं भी होता। तो ऐसे लिक्विड्स को ऐसे दो लिक्विड्स को हम कहेंगे ये आपस में पार्शियली मिसिबल हैं। और जो बिल्कुल भी एक दूसरे में डिजोल्व नहीं हुए दो लिक्विड्स जो है बिल्कुल मिक्स भी नहीं हुए तो उनको हम कहेंगे कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे बेंजीन इन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी कहते हैं कि अगर फिक्स्ड टेम्परेचर या किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हुआ उसे हम कहेंगे सोल्यूबिलिटी। ठीक, सोल्यूबिलिटी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन हो रही है तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक, और अगर गैस की सॉल्युबिलिटी चेक की जा रही है लिक्विड में तो वो उस पर प्रेशर का इफेक्ट आएगा, लेकिन इसके अलावा किसी और जो है कंपोनेंट की बात हो रही है तो वहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ने वेपर प्रेशर को स्टडी किया था। एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि देखें सारे मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के सरफेस से एक्सपोज्ड है। जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड की ये मॉलिक्यूल्स एकदम से एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और सारे के सारे होंगे। लेकिन राउल्ट्स लॉ ने क्या कहता है कि अगर आप इसमें ऐड कर दें एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो आपने सोल्यूट जो ऐड किया एक तो वो नॉन वोलाटाइल है और दूसरा ये कि वो सरफेस पे भी कुछ ना कुछ उसका हिस्सा आ जाएगा। ये बी सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका कुछ हिस्सा सरफेस पे आ जाता है। अब जो सॉल्वेंट के पहले वेपर प्रेशर था उस पर असर पड़ेगा और उसमें कमी आ जाएगी। इस कमी को, इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को स्टडी किया था राउल्ट्स लॉ ने। तो ना इसकी दो स्टेटमेंट हैं, ये दो इसके फॉर्मूलाज हैं। पहला जो फॉर्मूला है जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो बता रही है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये दो फॉर्मूलाज जो हैं ये प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। अगर आपसे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछा जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, यानी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आप सॉल्वेंट का रखोगे। लेकिन अगर आपसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछी जाए तो वो यहाँ पर आप मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का रखोगे। और ये जो पी नॉट है इट इज़ द पार्शियल प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ही कह लो सोल्यूट का वेपर प्रेशर, और यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है ये। फिर आप ये वाली एग्जांपल कर लीजिएगा 10.6 एंड 10.7, इन दोनों में ये वाले दोनों फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो एट ऑल कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर की हर कंडीशन पर फॉलो कर रहा हो। उसके अलावा इसकी जो इंथैल्पी होती है वो ज़ीरो होती है, ना हीट एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा सॉल्यूशन होगा, ऐसा मिक्सचर होगा जो कि ना हीट को एब्जॉर्ब करेगा ना इवॉल्व करेगा, और वॉल्यूम के अंदर भी कोई चेंज नहीं आता। जैसे ये वाले जो मिक्सचर है मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन, टोलिन, इनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं या फिर जियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी? फिजिकल, ये याद रखना, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, तो उसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये एक सेकेंड ये बढ़ जाती हैं अगर आप मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज़ करोगे। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ जाती है। अब देखें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को राउल्ट्स लॉ ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जैसे ही आप कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ जाती है। तो ये अगर आप मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर दोगे तो और ज़्यादा वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी और ज़्यादा वेपर प्रेशर लोअर होता जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना इज़ ऑल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे पानी जो होता है वो खाली बॉयल हो, उसमें एक जो होता है वो देर से बॉयल होता है, लेकिन अगर आप उसमें नमक ऐड कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाती है और अंडा जो होता है वो जल्दी बॉयल हो जाता है, क्योंकि जैसे आप मॉलिक्यूल्स को बढ़ा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रही है। दैट इज़ कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड सॉलिड को एग्जिस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। वो उसमें डिप्रेशन, उसमें कमी आ जाती है जब मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज आता है। सो दिस इज ऑल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोसिस हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड मूव करना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन एक लिमिट तक ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता रहता है। और वो जो लिमिट होती है जब कंप्लीट हो जाती है तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाती है। तो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एग्जर्ट होगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उतना ज़्यादा ये प्रेशर एग्जर्ट होगा। सो इट इज़ ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट टॉपिक इज कोलोइड्स, सॉरी सेकेंड लास्ट। कोलोइड्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वहाँ टेबल से आप याद कर लीजिएगा। बस कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये हेट्रोजीनस होता है, लेकिन नेचर वाइज तो हेट्रोजीनस है, लेकिन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही होमोजीनस लगेगा एक्सेप्ट फॉर द मिल्क। मिल्क होमोजीनस नहीं दिखाई देता। ठीक, फिर पार्टिकल की मूवमेंट पर आएँ तो पार्टिकल्स मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट कंटिन्यूस होती है, रैपिड होती है, ब्राउनियन मोशन की तरह। ठीक, नेक्स्ट इज़ के मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स होंगे कोलोइड्स के वो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं हो सकते। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं हीट करने से एग्रीगेट हो जाते हैं, बिल्कुल जमा होकर बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में जमा होने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। इन पार्टिकल पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भी होती हैं, इस वजह से पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव भी करना स्टार्ट करते हैं। इस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। लास्ट में रिवर्स ऑस्मोसिस का भी एक टॉपिक दिया हुआ है। ये टॉपिक नहीं है, बस एक टेक्निक होती है जिसमें वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, उसमें जितने भी कंटामिनेंट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर कंसंट्रेशन का टॉपिक है, ये बीच में ही पढ़ाना था मुझे, लेकिन इसमें जस्ट फार्मूलाज ही काम के हैं। ये फार्मूला से ही सारा टॉपिक समझा जा सकता है कि कंसंट्रेशन हम कहते हैं किसको है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन यानी कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व हुआ है, उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक, अब जो कंसंट्रेशन है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सारे कंसंट्रेशन के ही यूनिट्स हैं। तो मोलैरिटी जो होती है जब हम सोल्यूट को मोल्स में लें और सोल्यूशन सॉल्वेंट को इन टर्म्स ऑफ लीटर लेकर उनको 1 लीटर सोल्यूशन में डिजोल्व कर रहे हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट को, तो उसे मोलैरिटी कहते हैं। और मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला है दैट इज अमाउंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये दोनों फार्मूलाज। अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर्स में गिवन है तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, अगर वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है तो फिर आप ये वाला 1000 नहीं अप्लाई करोगे, क्योंकि ये 1000 इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए होता है। नॉर्मेलिटी यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट वेट किसको कहेंगे, जो फॉर्मूला वेट होता है ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला वेट होता है 98 ग्राम्स। ठीक, अब अगर आप इसको डिवाइड कर दो, H2SO4 जो होता है वो 2 हाइड्रोजन डोनेट करता है, तो मतलब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 48 आंसर आएगा। दैट 48 इज इक्विवेलेंट वेट। सो इन टर्म्स ऑफ एसिड हम देखते हैं कि कितने H आयंस दे रहा है, इन टर्म्स ऑफ बेस हम देखेंगे कि कितने OH माइनस आयन दे रहा है। और अगर एसिड बेस नहीं है, कोई और तरह का कंपाउंड है, तो उसके भी इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे किसी अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है तो उसमें हम चार्ज को देखकर चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, और ऊपर जो वैलेंसी होती है कभी कभार जैसे एल्यूमिनियम +3 है, अब एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है यहाँ पर वो +3 है, तो +3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला वेट को। तो इस तरीके से हम n से डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं और फिर लीटर ऑफ द सोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने का ये वाला फॉर्मूला होता है N=NM। एन अगेन इक्विवेलेंट होता है, जिसका फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बताया कि अगर जैसे एल्यूमिनियम है तो उसके लिए +3 है, अगर बेरिलियम है तो उसके लिए 2 है, सोन। मोलैलिटी पर आएँ तो मोलैलिटी जो है ना ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट यूनिट है। जब भी हमें एक ऐसी कंसंट्रेशन चाहिए जो वॉल्यूम पे डिपेंड ना करे, या फिर ऐसा कहें कि डेंसिटी पे डिपेंड ना करे, तो अब हम मोलैलिटी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड किया जाता है किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट से। किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट को हम इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम मास की फॉर्म में ले रहे हैं। एक और फॉर्मूला है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोलैलिटी, वो गिवन है। फिर परसेंट सॉल्यूशन में भी बताते हैं, अगर सोल्यूट ग्राम्स में है और उसका 100% सॉल्यूशन बनाना है तो 1 ग्राम सोल्यूट 1 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दें, दैट इज़ ऑल्सो वेट बाय वेट परसेंट। अगर ग्राम की बजाय हम मिलीलीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ये वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ml सोल्यूट लेंगे और 1 मिलीलीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका, तो वो वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से ये कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं, इसमें से जस्ट प्रॉब्लम्स बनेंगी, तो आप इनकी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस बुक में दी हुई हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू सो मच। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ। ऑल द बेस्ट।